प्रश्न पूछूं मैं? हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। मेरा प्रश्न ये है कि अभी तो हम जड़ में हैं, भ्रमित मानव हैं, जागृत मानव की ओर जैसे आज से शुरुआत अगर मैं ये करूं, ये इससे एक उदाहरण आपने दिया था वो सन्यासी का, मैं अभी भी वहां अटका हुआ हूं। और वो सन्यासी जागृत नहीं हुए थे। उनकी एक अवस्था आई जहां की वो अपने आप को पानी में पाए, जबकि वो हाँ, देख रहे थे मौत सामने था। हाँ। उसके बाद वो 5-5 वर्ष पता नहीं कितने सेक्ट्स को बदले वो जागृत होने के लिए। ठीक है ना? तो वो 25 साल उनको लग गए, जागृत अभी भी नहीं हो रहे थे, क्योंकि अभी भी वो भटक रहे हैं। इसका अर्थ नहीं है कि कहीं एक जगह अगर वो स्थिर होकर रहते, ना खोजते, तो वो स्थिरता ही उसको फिर जागृत की ओर ले जा सकते थे। और उसमें टाइम कितना लग सकता है? निवेदन ये है, किसी यात्रा पे निकलने का और वहां पहुंचने का प्री रिक्विजिट है कि मेरे पास एड्रेस कंफर्म है मिनिमम। अभी एड्रेस ही कंफर्म नहीं है तो चाहे 5 लगा लो कि 10 लगा लो, क्या फर्क पड़ता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक मानवता के पास में ये शरीर को चलाने वाली जो रियलिटी है, इसका एंड टू एंड क्लैरिटी नहीं है। इसके बारे में कुछ बातें हमारे पास है। कोई भी आत्मा नाम का शब्द लेता है, उसको पूछो ये आई कहां से और क्यों आई, ये बनी कैसे। कोई भी जब ईश्वर की बात करे, बोलो बताओ, उंगली रख के बताओ क्या चीज है, कहां पे है, तो आंसर आपको नहीं मिलेगा। पूरी धरती की यात्रा कर लो, ठीक है, आंसर नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि मिनिमम लॉजिकल कंसिस्टेंसी भी अभी हमारे पास नहीं है। अनुभूति की बात अभी और आगे है। यदि हम सही अर्थों में जीना चाहते हैं, और मैं अकेला नहीं हूं, मेरे बीवी बच्चे भी हैं, और छोड़ छोड़ के भाग के हमने बहुत देख लिया, हाथ कुछ आ नहीं रहा है, या जो हाथ में आया उसका सम्मान है लेकिन मंजिल अभी शेष है। इसका मतलब है जब तक 4 चीजें कोई चीज से डिफाइन नहीं हो रही हैं, तब तक एड्रेस कंप्लीट नहीं है। यूनिवर्सल ह्यूमन कंडक्ट, यूनिवर्सल ह्यूमन एजुकेशन, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर और यूनिवर्सल ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन। जब तक ये 4 पिलर हमारे पास नहीं है तो एक परिवार की खाट बिछी नहीं है, खाट खड़ी है। जब तक खाट ही नहीं मिली तो कैसे बैठेंगे, कैसे आराम करेंगे? तो हमारे पास भैया एड्रेस ही नहीं है। अब कितनी ही जगह समय लगा ले। ऐसे भी लोग हैं तमाम उपलब्ध जिन्होंने पूरी जिंदगी लगाई है। तो मेरे को लगता है कि पहला काम है एड्रेस पूरा हो, उसके बाद उस आदमी का व्यक्तिगत एफर्ट और उसकी जर्नी है कि वो कितनी यात्रा करेगा। भाई साहब, मैं थोड़ा से 1-2 प्रश्न मेरे मन में जो आ रहे थे, उसमें एक तो ये है कि आपने पूरी जीवन की यात्रा को हमारे सामने प्रदर्शित किया है, और इस यात्रा में हम सभी के कई कई पड़ाव हैं। एक पड़ाव ये भी है कि हम एक शिविर के माध्यम से मिल रहे हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ और है कि जब हमारे हाथ में सिर्फ क्रिया करना है, कर्म करना है, कर्म के अनुरूप सबके कर्म अलग अलग हैं, तो सबके फल भी अलग अलग हैं। हम सबकी डेस्टिनी तो ऑलरेडी डिफाइंड है। हर किसी की भ्रमित से जागृत अवस्था का जो मूल ऊर्जा है वो भी सबकी अलग अलग है। इस मूल ऊर्जा को जगाने का कार्य कैसे शिक्षा कर सकती? जैसे अभी कर रही है, यही करना है और क्या करना है। 8 दिन से कर रहे, इसमें और कौन सा रॉकेट साइंस लगेगा? इतना ही है कि यदि यूनिवर्सिटी चला रहे हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा सेल, सबसे मजबूत सेल, गरिमामय जगह यही होगी, अध्ययन एवं शोध केंद्र। आपके डायरेक्टर साहब के ऑफिस के बाजू में अध्ययन एवं शोध केंद्र, डायरेक्टर हैप्पीनेस के ऑफिस के बाजू में अध्ययन एवं शोध केंद्र। यदि मूल व्यक्ति उस पर रिसर्च नहीं कर रहे हैं या उसके साथ उस गहराई में नहीं उतर रहे हैं तो बाकी नहीं उतरेंगे। प्रिंसिपल के ऑफिस के बाजू में अध्ययन एवं शोध केंद्र। जब तक हम मूल व्यक्ति उस पर नहीं उतर रहे हैं, और यदि मेरे लिए कोई चीज प्रायोरिटी की नहीं है तो मैं बाकी लोगों को बोलूंगा उसका कोई असर नहीं है। तो इसका मतलब है कि एक बार ये समझ में आ गया यार, जिंदगी मुश्किल नहीं है, ये 25 साल पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा चौड़ा कंटेंट नहीं है। मैंने आपको जब आए थे तब भी कहा था, आपकी अभी तक की यात्रा एक तरफ, तमाम उपलब्धियां एक तरफ, और ये 8 दिन आपको भारी पड़ेंगे। आप कह के जाओगे कि 8 दिन में जो मिला है वो अभी तक की शरीर यात्रा पे भारी है। कितने लोग कहने की स्थिति में है कि यहाँ संभावना दिख रही है? भाई साहब, पूरी शरीर यात्रा गुजर जाती है, इतना ही होता है, 1 फ्लैट 2 फ्लैट, तीसरे में वो फ्लैट, इतनी ही यात्रा है आदमी की, है ना। अपने में हम इवॉल्व हो सके यार, जन्म जन्मांतर निकल गए, कितनी यात्रा निकल गई हैं और कितने सदियों के प्यासे हैं।
हर बार उसी स्कूल में एडमिशन लिया, हर बार उसी में फेल हुए, फिर उसी में एडमिशन लिया, फिर उसी में फेल हुए, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कर सकते हो, इस बार शादी नहीं करूँगा। नहीं करने की अपनी समस्याएं हैं, करने की अपनी समस्या, क्योंकि आप खुद ही एक समस्या हो, समस्या दूसरे थोड़ी है। क्या फर्क पड़ता है आप शादी करो कि नहीं करो। कर्म और फल, पशु कर्म करने में भी परतंत्र है, फल भोगने में भी परतंत्र है, इसलिए उसका रिजल्ट भी निश्चित है, वहां स्वतंत्रता ही नहीं है। आप में से किसी को गलतियों से मुक्त होना है तो उसका एक ही तरीका है, घर में बैठे रहो और कुछ मत करो, कोई गलती मत करो, कोई काम मत करो, कोई गलती नहीं होगी। मतलब यह भी एक तरीका है, क्योंकि पशु को गलती करने का अधिकार ही नहीं है, पशु के पास गलती करने का स्पेस ही नहीं है, इसलिए वो गलती भी नहीं करता है, इसलिए वो सही भी नहीं कर सकता है, इसलिए वो कुछ नहीं कर रहा है। जो होना है वो हो रहा है, वो कर नहीं रहा है, हो रहा है। एक पत्थर दूसरे पत्थर के साथ मिलकर योजना बनाएगा? नहीं, पत्थर पत्थर पड़ा है, दोनों पत्थर मिल गए, जो होना है हो जाता है। तो इसका मतलब है यहां कर नहीं रहे हैं, हो रहा है, क्योंकि कर्ता पद है ही नहीं। भ्रमित मानव को देखेंगे तो उसके पास कर्म करने की स्वतंत्रता, अब ये इवॉल्व हो गया, ये इससे इवॉल्व हो गया, कर्म करने की स्वतंत्रता आ गई, लेकिन फल कैसा आएगा? कर्म के अनुसार। तो फल भोगने की, फल के लिए स्वतंत्र नहीं है, यही बंधन है। हमारे पास कर्म करने की स्वतंत्रता है, फल की स्वतंत्रता नहीं है, इसी का नाम बंधन है। जागृत मानव का मतलब है जिसके पास कर्म करने की भी स्वतंत्रता है और वो फल के लिए भी स्वतंत्र है, क्योंकि उसको फल की समझ है, जो फल आने वाला है उसको पहले से पता है। 2+2 4 होता है, इसमें कोई रोमांच की बात है, इसमें कोई डरने की बात है? आएगा कि नहीं आएगा इस बार, पिछली बार तो आया था। तो जिस फल के बारे में हम निश्चित होते हैं उस बारे में हमको ना कोई भय है, ना रोमांच है, ना एक्साइटमेंट है, हमको पता है ऐसे ही होता है, इसलिए हम आराम में हैं। तो जैसे हमको 2+2 का फल पता है, जिंदगी का भी फल पता हो जाता है और जिंदगी आराम में आ जाती, इसी का नाम सुख, यही संज्ञानशीलता है। तो इतना काम शेष है, इतना काम नेचर में हो गया है, इसमें आपका कोई श्रम नहीं है, इतनी यात्रा नेचर में हुई है, इतनी शेष है, तो उसके लिए नखरे दिखाते हो। जब अपनी बारी आई तो फिर सारे क्वेश्चन याद आए, तो केवल इतनी यात्रा हमारी शेष है। मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। तो देखिए, जितनी चर्चा अभी तक हमने की उससे हमारी ये क्लैरिटी बन गई कि एक परमाणु के भीतर भी ऊर्जा है, तो इकाई से ये जो खाली स्थान है ये खाली नहीं है, ये इकाई के चारों तरफ भी है और इकाई से आर पार भी है, और ये अपने आप में क्रिया शून्य है। तो एक एटॉमिक पार्टिकल से भी आर पार है। लॉजिकली क्या दिखता है? 2 इकाइयों के बीच में है, 2 मॉलिक्यूल के बीच में है, एटम के अंदर भी है। फाइनली लॉजिक आके अटक जाता है, वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उससे भी आर पार है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि वो भी ऊर्जित दिखाई देता है, वो ऊर्जित है इसलिए वो भी ऊर्जित दिखाई देता है। इसको कैसे समझें? कि जैसे 2 एग्जाम्पल लेता हूं। एक एग्जाम्पल है, 2 बाउल हैं, दोनों बाउल में पानी है, एक में लोहे की बॉल है और एक में रुई का बॉल है। लोहे की बॉल का एग्जाम्पल कैसा है? लोहे की बॉल में कहें तो बॉल खाली स्थान में डूबा है, बॉल खाली स्थान से घिरा है, पानी से घिरा है, लेकिन बॉल भीगा नहीं है, बॉल के अंदर से आर पार नहीं है। रुई वाले एग्जाम्पल में क्या लें? डूबा भी है, भीगा भी है और घिरा भी है, क्योंकि रुई के अंदर पानी आर पार है। तो इस रूप में ये कह रहे हैं कि बेसिकली जो खाली स्थान खाली नहीं है, कोई महिमा है। क्या महिमा? एक ऐसी वास्तविकता जो स्वयं में क्रिया शून्य होते हुए समस्त इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार है, अपने आप में पूर्ण है। तो इसकी क्वालिटी से इकाई स्व प्रभावित हो जाती है। ये खाली स्थान किसी को प्रभावित करता नहीं है, क्योंकि करना भी क्रिया है। ये मूल ऊर्जा में होने मात्र से हर इकाई प्रभावित है। मूल ऊर्जा की महिमा इकाई से व्यक्त होता है। क्या महिमा व्यक्त होता है? मूल ऊर्जा का एक महिमा यह है कि ये पूर्ण है। तो सभी इकाइयां किस प्रकार ऊर्जित हैं? पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित हैं। सभी इकाइयों में पूर्णता की प्यास है। आचरण की निश्चितता के रूप में पूर्णता व्यक्त होती है। मानव में भी उसी पूर्णता की प्यास है, समझ पूर्वक उस पूर्णता को प्रमाणित करता है। मानव में पूर्णता का मतलब समझ की पूर्णता, मानव में पूर्णता का मतलब आचरण की पूर्णता।
तो मानव समझपूर्वक अपने आचरण की पूर्णता को व्यक्त करता है, क्योंकि वो जिस मूल ऊर्जा में ऊर्जित है वो स्वयं में पूर्ण है। मूल ऊर्जा कैसा है? पारदर्शी है। सभी मानव में पारदर्शिता की चाहत है कि नहीं? तो हम जिस मूल ऊर्जा में ऊर्जित हैं वो स्वयं में पारदर्शी है, इसलिए सभी मानव में सहज रूप से पारदर्शिता की चाहत उपलब्ध है। ये मूल ऊर्जा स्वयं में अखंड है, तो सभी मानव क्या चाहते हैं? उसका व्यक्तित्व खंडित हो कि अखंड हो। मैं जैसा सोचता हूं, मैं जो समझता हूं, मैं जो सोचता हूं, मैं जो बोलता हूं, मैं जो करता हूं, इस सब में एक सूत्रता हो कि ये खंडित हो, एक रूपता हो। क्योंकि बेसिकली जिस वास्तविकता में मैं ऊर्जित हूं वो अपने आप में अखंड है, तो मैं अखंड व्यक्तित्व के रूप में स्वयं को देखना चाहता हूं। जब भी मैं खंडित होता हूं, मैं सोचता कुछ और हूं, बोलता कुछ और हूं, करता कुछ और हूं, होता कुछ और है, इससे मैं भी स्वयं पे भरोसा नहीं कर पाता हूं और मेरा वातावरण भी मुझ पे भरोसा नहीं कर पाता है। तो सार बात कहने की ये है, ये खालिस्तान, जैसे मैं फैल के जीना चाहता हूं कि सिकुड़ के जीना चाहता हूं? क्योंकि मैं एक फैली हुई चीज में ऊर्जित हूं, इसलिए हर मानव संपूर्ण के साथ, इसका मतलब संबंध है ही कि संबंध बनाने हैं, है ही। तो सृष्टि की हर इकाई का सृष्टि की हर इकाई से संबंध है ही। आप माने तो ठीक, ना माने तो ठीक, जाने तो ठीक, ना जाने तो ठीक, है ही। जिसने इस है ही को पहचान लिया, सबके साथ एक कनेक्टिविटी आ गई, इसी का नाम सुख सागर है। तो कुछ नया नहीं करना है, जो है केवल पहचानना है। व्यवस्था को बनाना है कि व्यवस्था है ही, है ही। जो है ही केवल उसको पहचानना है, उसमें शामिल हो जाना है। क्या पहचानना है? सृष्टि में हर इकाई उपयोगिता पूरकता के अर्थ में है। क्यों है? क्योंकि पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित है। पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित है, इसलिए व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति के साथ है, इसलिए व्यवस्था को पहचानती है, इसलिए उपयोगिता पूरकता को पहचानती है। मुझको भी पहचान लेना है। तो कुल मिला के काम कितना है? अस्तित्व की बारात निकली है। अस्तित्व की बारात निकली है। हमारे पास दो ऑप्शन है, अच्छे कपड़े पहन के बारात में शामिल हो जाएं और डांस करते हुए, नृत्य करते हुए जिंदगी बिताएं। जिसने अपनी बारात निकालने की कोशिश की, उसका जनाजा निकलेगा, ये भी पक्का है। अपने नियम नहीं बना सकते आप। नेचर में नियम है, वो नियम को समझना होगा। उपयोगिता पूरकता ही जीने का नियम है। मैं सबसे बड़ा और सब मेरी सुनेंगे, है ना? आप कोई किसी की नहीं सुनेगा, सब एक ही की सुनेंगे। सभी सुखी होना चाहते हैं। आप कोई ऐसी बात कहते हो जिससे सामने वाला सुखी हो सकता है, सभी सुखी हो सकते हैं। मानव लक्ष्य पूर्वक ही सभी सुखी हो सकते हैं। इसलिए मानव लक्ष्य पूर्वक जीने वाला व्यक्ति, उसके विचार में मानव लक्ष्य होगा, उसके क्रियाकलाप में मानव लक्ष्य होगा, और सभी आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। आप कहीं भी रहो, कैसे भी रहो। अब क्या समझ में आया ये सृष्टि कैसे बनी? अब मौलिक क्वेश्चन कुछ खड़े होते हैं, ये खालिस्तान आया कहां से और ये इकाइयां आई कहां से? अब लॉजिकली ये तो समझ में आ रहा है कि तीसरी कोई चीज है नहीं और सभी इकाइयों में एक सामंजस्य है, तो ये ऊर्जा है, ये तो स्वीकार हो रहा है। अब एक लॉजिकल लेवल है। अब कोई चीज है, केवल मेरे को उसको पहचानना है कि ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक लेवल तक लॉजिक हमको तृप्त करता है, एक लेवल के बाद में वो अनुभूति हमको तृप्त करती है, तो मेरे को पता चलता है ये वस्तु ऐसी ही है। ऐसी है का मतलब है कुर्सी बैठने के लिए बनी है, तो बैठने के लिए बनी है तो बैठने के लिए बनी है, ये इसकी महिमा है। पानी से प्यास बुझता है। पानी से ही क्यों प्यास बुझता है? क्योंकि पानी और प्यास का वही रिलेशन है। इसका मतलब पूरी सृष्टि में इकाइयां ऊर्जित हैं, तो मूल ऊर्जा में सभी इकाइयां ऊर्जित हैं, और ये कोई ऐसी महिमा है जो ऊर्जा स्वरूप है, जो है, केवल उसको पहचानना है। आया कहीं बाहर से नहीं है। हमारे सारे क्वेश्चन की प्रॉब्लम क्या है? हमको लगता है कि बाहर से कोई चीज आती है। क्यों ये कंडीशनिंग हमारी है? क्योंकि जड़ संसार की सारी कंडीशनिंग ये कहती है कि बच्चा कहां से आया? मां से आया। पेन कहां से आया? फैक्ट्री से आया। बीज कहां से आया? खेत से आया। हर चीज कहीं से आ रही है। तो ये कंडीशनिंग हमको परेशान करती है कि इसमें आया कहां से? आया नहीं है। तो बताइए खालिस्तान ही कहां से आया? ऊर्जा तो बाद की बात है। तो क्या ऐसे कैसे बोल दें कि है? अब ये पता चला कि खालिस्तान स्वयं में क्रिया शून्य है। क्रिया शून्य है तो आना क्रिया है, जाना भी क्रिया है, देना भी क्रिया है, लेना भी क्रिया है, प्रभावित करना भी क्रिया है, प्रभावित होना भी क्रिया है। तो यहां ये एक ऐसी महिमा जिसके बारे कुछ और शब्द लिख सकते हैं। तो कहां से आया? तो पता चला अजन्मा है, अनादि है,
ना कोई इससे पैदा हुआ, क्योंकि क्रिया शून्य है, क्रिया शून्य है तो इससे कोई पैदा नहीं हो सकता है। ना कोई इससे पैदा हुआ, ना ये किसी से पैदा हुआ, क्योंकि क्रिया शून्य है तो अनादि है, अजर है ना, अमर है, अमर नहीं फिर उसको नित्य लिखेंगे। व्यक्त अव्यक्त नहीं है, कण कण से व्यक्त है, ये स्वयं व्यक्त होता नहीं है, इकाइयां ऊर्जित होने से इकाइयां व्यक्त हैं। तो बेसिकली ये कह रहे हैं, तो फिर खाली स्थान कहां से आया? है और है, क्वेश्चन ही गिर गया। अब इकाइयां, एटम कहां से आए, इकाइयां कहां से आई? अब तीसरी कोई चीज है नहीं और इससे आई नहीं, तो कहां से आई? फाइनली फिर से वही हो गया, है। तो ना इकाइयां किसी से पैदा हुई, ना खाली स्थान किसी से पैदा हुआ, दोनों का कोएग्जिस्टेंस है। सभी इकाइयों से खाली स्थान आर पार है, इसी को बोल रहे हैं सहअस्तित्व है। तो सूत्र क्या निकला? 4 सूत्र निकले यहां से। अस्तित्व सह अस्तित्व है, सह अस्तित्व नित्य वर्तमान है, हमेशा है। सह अस्तित्व नित्य प्रभावी है। प्रभावी का मतलब उसमें होने मात्र से इकाइयां ऊर्जित हैं, और पता चला नित्य प्रगटनशील है और 4 अवस्थाओं के स्वरूप में प्रकट है। प्रकट है मतलब व्यक्त है, और मानव के अलावा शेष सभी आचरण की निश्चितता के साथ है, और मानव में निश्चित आचरण की प्यास है, और ज्ञान पूर्वक मानव तृप्त होता है। जैसे मैं चल रहा हूं तो क्या चल रहा है? जीवन सहित शरीर चल रहा है। कहाँ चल रहा है? खाली स्थान में चल रहा है। मैं जहां चलता हूं वहां से खाली स्थान हट जाता है कि खाली स्थान वहां है ही? खाली स्थान हट गया तो क्रिया हो गया। इसका मतलब खाली स्थान है ही। खाली स्थान इतनी सूक्ष्म वास्तविकता है कि खाली स्थान है ही और मैं खाली स्थान में ही चल रहा हूं। जैसे रुई पानी में चल रही है। कल्पना करें कि पानी बिल्कुल नहीं हिल रहा है और रुई पानी में चल रही है। पानी रुई के आर पार है, तो पानी रुई के आर पार बना ही रहता है। तो ये खाली स्थान सृष्टि की सभी इकाइयों के आर पार बना ही हुआ है, और सभी इकाइयां उस खाली स्थान में चल रही हैं। इसका नाम है, ये ऊर्जा सभी इकाइयों से आर पार है, इसको बोला पारगामी। पारगामी होने के कारण ही सभी इकाइयां ऊर्जा संपन्न है। कण कण से ऊर्जा आर पार है, इसलिए हर कण ऊर्जित है। इस खाली स्थान को एक नाम दिया गया शुद्ध, और एक नाम दिया गया बुद्ध। शुद्ध का मतलब जो सुखप्रद है। ये पूरे अस्तित्व की पवित्रतम वस्तु है, क्योंकि इसमें कोई मिलावट हो ही नहीं सकती, इसलिए इसको पवित्रतम वस्तु कहा। मैं एक पवित्रतम वस्तु में ऊर्जित हूं, इसलिए हर व्यक्ति में पवित्रता की चाहत है। इसलिए सूत्र है, पवित्र विचार ही मनोबल है। पवित्र विचार मतलब व्यवस्था का विचार, सही विचार, मानव लक्ष्य के अर्थ में विचार, है ना। और जब भी मेरा विचार मानव लक्ष्य के अर्थ में नहीं है, इसी का नाम डिप्रेशन है, एंगर है, रिएक्शन है, नेगेटिविटी है, जो कुछ भी हम कहें। ये शुद्ध समझने के लायक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारा एक ही धंधा है, सुख की तलाश। मानव कोई चीज को ध्यान से कब सुनता है? जब उसको लगता है कि ये मेरे लिए सुखदायी है। कल्पनाशीलता क्या चीज है? पहले थोड़ा सा और पीछे आते हैं। भाव क्या है? भाव की स्वीकृति, जो है उसकी स्वीकृति। और कोई चीज की स्वीकृति कैसे आती है? समझने से। और कोई चीज को आप कैसे समझते हो? आपकी कल्पनाशीलता उसके अर्थ से भर जाती है। अब कल्पनाशीलता कहां से आई? कल्पनाशीलता का मतलब है आपके पास जो विचार की ताकत है, विचार की ताकत पे आप चाय रखो कि मोक्ष रखो, ये आपकी चॉइस है। लेकिन विचार की ताकत निरंतर बनी रहती है कि नहीं रहती है? विचार की ताकत निरंतर बनी रहती है। विचार अपने आप में सीमित वस्तु है आकार में कि असीम वस्तु है? असीम वस्तु है। तो असीम वस्तु कहां से आई? असीम वस्तु का सोर्स क्या है? असीम वस्तु अस्तित्व में क्या है? तो असीम वस्तु अस्तित्व में केवल मूल ऊर्जा है। तो मूल ऊर्जा और जीवन के सह अस्तित्व में व्यक्त प्रभाव कल्पनाशीलता है, कि भ्रमित मानव मूल ऊर्जा को पाकर कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त होता है। तो मूल ऊर्जा जीवन से कल्पनाशीलता के रूप में प्रकाशित है।
जैसे एक ऊर्जा बल्ब से रोशनी के रूप में प्रकाशित है, एक ऊर्जा एसी से ठंड के रूप में प्रकाशित है, उसी तरह से ये मूल ऊर्जा जीवन से कल्पनाशीलता के रूप में प्रकाशित है। और ये कल्पनाशीलता को मैं किसी वास्तविकता को समझने में इन्वेस्ट कर देता हूं, और जब मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं, इसका नाम भाव है। कल्पना क्या है, भाव क्या है। जैसे बहुत सुंदर बात है, ये पेन एक भौतिक वस्तु है, लेकिन पेन की स्वीकृति भौतिक है क्या? पेन में मास है, पेन की स्वीकृति में मास है क्या? पेन की स्वीकृति का आकार है क्या? वो कल्पनाशीलता है। तो कल्पनाशीलता में पेन का स्वीकार हो जाना, अब ये भौतिक वस्तु है नहीं है, अभी एब्स्ट्रैक्ट वस्तु है, लेकिन हम समझ पा रहे हैं यार क्या बात हो रही है। तो मुझको पेन भी दिखाई देता है, तो पेन का मास है, आकार है, आयतन है, भार है। स्वीकृति का आकार है, आयतन है, भार है, स्वीकृति है कि नहीं है? इसमें कोई शंका? तो इससे ये समझ में आया कि कल्पनाशीलता क्या है। कल्पनाशीलता एक ताकत है, विश्लेषण की ताकत, विचार की ताकत, आशा की ताकत, इच्छा की ताकत। ये ताकत मुझ में बनी हुई है। ये सारी ताकत अपने आप में भौतिक नहीं है, रासायनिक भी नहीं है। तो ये सारी ताकत क्या चीज है? तो बोला ये मूल ऊर्जा जीवन रूपी वास्तविकता से कल्पनाशीलता के रूप में प्रकाशित है। मूल ऊर्जा जड़ परमाणु से क्रियाशीलता के रूप में प्रकाशित है। मूल ऊर्जा प्राण संसार से स्पंदनशीलता के रूप में प्रकाशित है। मूल ऊर्जा पशु शरीर को चलाते हुए जीवन में संवेदना के रूप में व्यक्त होती है। मूल ऊर्जा भ्रमित मानव में कल्पनाशीलता के रूप में प्रकाशित है। मूल ऊर्जा जागृत मानव में ज्ञान स्वरूप में प्रकाशित। और यह ज्ञान ही सुख सागर है। समराइज कर लें तो जब शुद्ध बोला तो क्या मतलब है? सुखप्रद है।